नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज क्लासरूम पर। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट विषय है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वैदिक सभ्यता क्या होती है? वो सभ्यता जो वेदों से निर्मित हो, उस सभ्यता को क्या नाम दिया जाता है? वैदिक सभ्यता का नाम दिया जाता है। इसको यदि हम कालखंडों के अंदर डिवाइड करें, तो इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। यानी कि वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांट लिया। एक तो है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब यदि हम इसका टाइम देखें, इसका जो कालखंड है कब से कब तक का है? 1500 से बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता का माना जाता है। वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा, ऋग वैदिक काल और उत्तर ऋग वैदिक काल, जिसका जो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। अब यदि हम अपने अध्ययन की दृष्टि के आधार पर इनको और अधिक गहराई से देखें, तो हमने ऋग वैदिक काल को भी 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक इसको डिवाइड कर लिया। यानी कि 1000 बीसी के अंतर्गत भी हमें ऋग वैदिक काल से संबंध कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। उसी प्रकार जो उत्तर ऋग वैदिक काल है, उसका भी यदि टाइम पीरियड देखा जाए, वो भी कब से कब तक का माना जाता है? 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का माना जाता है। अब हम बात करते हैं वेद क्या होते हैं, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है उसको जानने से पहले हमें वेदों के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों का गठन किसने किया था? वेदों का गठन आर्यों ने किया था। तो आर्यों का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। यानी कि जो आर्य है, आर्य का जो अर्थ है वो क्या है? श्रेष्ठ है। यानी कि जो आर्य थे अपने आप को ज्ञान के आधार पर क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। और जो आर्यों की जो प्रजाति मानी जाती है वो कौन सी प्रजाति मानी जाती है? नार्डिक्स प्रजाति से संबंध उनका माना जाता है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। उसके बाद इनका गठन किसने किया? आर्यों ने किया। आर्यों का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। कौन सी प्रजाति मानी जाती है आर्यों की? नार्डिक्स प्रजाति आर्यों की मानी जाती है। उसके बाद श्रुति संहिता। श्रुति संहिता क्या होती है? आर्यों को लिखने का ज्ञान नहीं था। यानी कि जो आर्य थे उनको क्या ज्ञान नहीं था? लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको मौखिक ज्ञान था। इसी को क्या बोला गया है? इसी को श्रुति संहिता कहा गया है। यानी कि जो श्रुति संहिता है वो किसको माना जाता है? कि आर्य थे, उनको लिखने का ज्ञान नहीं था। और लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे? बोलने का ज्ञान उनको था, और जिसको ही क्या बोला जाता था? श्रुति संहिता कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो आर्य है वो कहां से आए होंगे। ये एक बहुत ही मतभेदीय प्रश्न रहा है कि भारत में जो आर्य है वो कहां से आए होंगे। अलग अलग जो विद्वान हैं इन्होंने अलग अलग उत्तर इस प्रश्न के मान्य है। जैसे कि यदि हम बात करें, जो मैक्स मुलर है, जो कि जो जर्मनी का विद्वान था, उनके अनुसार क्या है? मध्य एशिया से आर्य आए होंगे, जो कि एक सर्वाधिक मान्य सिद्धांत भी है। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आर्य आए होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें डॉक्टर संपूर्णानंद के तथ्यों पर, तो वो मानते हैं कि जो आर्य है वो आर्य कहां से? आल्स पर्वत श्रृंखला से होते हुए भारत के अंदर आए होंगे। आल्स पर्वत श्रृंखला से होते हुए भारत में आए होंगे। अब आल्स पर्वत श्रृंखला कहां पर पड़ती है? यूरेशिया के अंदर पड़ती है। यूरोप और एशिया, जिसको क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है। तो आल्स पर्वत श्रृंखला कहां पर पड़ती है? यूरेशिया में पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक क्या मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्कटिक वृत्त से आर्य भारत में आए होंगे। उनकी जो थ्योरी है, जिसको क्या नाम दिया गया है? आर्कटिक सर्कल का नाम दिया गया है। और इसमें क्या है?
होम्स ऑफ आर्यो के बारे में बताया गया है। जो थ्योरी है वो किसके ऊपर, जो होम्स ऑफ आर्यस है उनके बारे में बताया गया है। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य था। बाल गंगाधर द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम, जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य था। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, वो क्या मानते हैं कि तिब्बत से भारत के अंदर आर्य आए होंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 में की थी। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो जो आर्य थे, आर्य शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत रहते थे। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो आर्य है वो घोड़ों को पालते हो, उनके घोड़े पालते हो। उसके बाद यदि वो घोड़ों को पालते हैं तो घोड़ों के माध्यम से वो रथ का प्रयोग भी किया करते होंगे। उसके बाद उनको ज्ञान था तीर चलाने का, तीर धनुष का प्रयोग वो किया करते थे। उसके बाद समाज किस प्रकार का था, समाज किस प्रकार का था आर्य समाज के अंदर या वैदिक सभ्यता के अंदर, पुरुष प्रधान समाज था। उसके बाद दाह संस्कार के लिए भी अलग अलग प्रकार की विधियां हो सकती है। क्या वो यहाँ पर जो मृतक है उसको दबाते थे या उसको जलाते थे, ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सोमरस का पान किया करते थे या नहीं किया करते थे, इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में जानेंगे। पशु बलि क्या प्रचलित थी, ये भाषा किस प्रकार की थी इनकी, जो आर्य थे इनकी भाषा किस प्रकार की थी, हिंद यूरोपीय भाषा इन लोगों की थी। किस प्रकार की भाषा थी, हिंद यूरोपीय भाषा इन लोगों की मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के स्रोतों से। जो वैदिक सभ्यता है उसके स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत कौन सा है, साहित्यिक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं, उन भौतिक प्रमाणों को कहा जाता है कि पुरातात्विक स्रोत उन भौतिक प्रमाणों को कहा जाता है जो हमें प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि वो स्रोत जो हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में और संस्कृतियों के बारे में जानकारी देते हैं, उनको कौन से स्रोत बोला जाता है, पुरातात्विक स्रोत बोला जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, स्मारक बनवाई गई हो किसी के लिए, या शिलालेख हो यानी कि कहीं पर नाम खुदवाया गया है या कहीं पर किसी प्रकार का आदेश खुदवाया गया है तो उसको हम शिलालेख बोलते हैं। मुद्राएं हो सकते हैं, तो इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। उसके बाद साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत वे लिखित सामग्री होती है जिनके माध्यम से हमें प्राचीन इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, शासन व्यवस्था, धर्म और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि साहित्यिक स्रोत वह स्रोत होता है जिसको हम लिखित सामग्री के रूप में देखते हैं और जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है प्राचीन इतिहास के बारे में, वहां पर संस्कृति, जो संस्कृति थी उसके बारे में, उस संस्कृति के बारे में, वहां की परंपराओं के बारे में, शासन व्यवस्था, धर्म व समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि वेद हुए, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी कि साहित्यिक स्रोतों का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, ये चार वेद माने जाते हैं। जो कौन कौन से है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिनके बारे में हम आगे की वीडियो में और ज्यादा गहराई से देखेंगे। उसके बाद है पुरातात्विक स्रोत। अब हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं जो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। जो तुर्की के पास क्या कौन सी जगह है, बोगाज कोई के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें क्या जानकारी देते हैं, इनकी जो जांच है कब की गई, लगभग 1400 बीसी के आसपास इनको जांचा गया। जो बोगाज कोई है, इन अभिलेखों में किसका वर्णन मिलता है हमें, इससे हमें वर्णन मिलता है इंद्र के बारे में, हमें वर्णन मिलता है वरुण, मित्र और नारद के बारे में। तो जो इंद्र है, इंद्र को इसमें क्या नाम दिया गया है, पुरंदर का नाम दिया गया है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, भवनों को तोड़ने वाला। जो बोगाज कोई का अभिलेख है जिसके अंदर इंद्र का वर्णन किया गया है, इंद्र को किस नाम से जाना जाता था, पुरंदर के नाम से जाना जाता था। और पुरंदर किसको बोला जाता है, भवनों को तोड़ने वाले को बोला जाता है।
उसके बाद जो पुरंदर है, पुरंदर शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 250 बार इसका उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इसकी दो श्रेणियां हो सकती है। एक तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत और दूसरा है लौकिक या गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। तो क्या होते हैं? ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं जिसमें ईश्वर, धर्म, नीति और समाज की व्यवस्था का वर्णन होता है कि ये धार्मिक स्रोत जिनके अंतर्गत ईश्वर के बारे में, धर्म, नीति और समाज की व्यवस्था का वर्णन मिलता है, इसको हम यहाँ पर धार्मिक साहित्यिक स्रोत बोल सकते हैं। कौन कौन से है ये धार्मिक साहित्यिक स्रोत? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? आर्य सभ्यता का, आर्य समाज का, या उस समय के दौरान समाज की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, कौन से धर्म को मानने वाले थे, यज्ञ पद्धति का वर्णन इसके अंदर किया गया है। यानी कि वेदों के अंतर्गत जो आर्य समाज है, आर्य सभ्यता है, उसका वर्णन किया गया है, धर्म का, यज्ञ पद्धति का वर्णन वहां पर किया गया है। उसके बाद बात करते हैं उपनिषद, यानी कि धार्मिक साहित्यिक स्रोतों के अन्य स्रोत क्या है? उपनिषद, जिसमें दार्शनिक विचार, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान का वर्णन मिलता है, ब्रह्म का वर्णन मिलता है। अन्य धार्मिक साहित्यिक स्रोतों में रामायण है, जो कि किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसमें किसका वर्णन? आदर्श जीवन का वर्णन किया गया है। राजा का वर्णन किया गया है कि जो राजा है अपनी प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार अपनाता था, उसके क्या दृष्टिकोण अपनी प्रजा को लेकर के थे, और जो प्रजा है राजा को किस प्रकार से देखती थी, किस रूप में उसको देखती थी। समाज का वर्णन है कि किस प्रकार की जो व्यवस्था उस समाज में प्रचलित थी और किस प्रकार धर्म को मानने वाले थे, ये झलक हमें रामायण के अंदर देखने को मिलती है। उसी प्रकार महाभारत, जो किसके द्वारा रचित है? वेद व्यास द्वारा रचित है, जिसमें राजनीति के बारे में बताया हुआ है, युद्ध के बारे में, समाज और धर्म का विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद पुराण, जिसकी संख्या मुख्यतः 18 है, जिसमें पौराणिक कहानियों, वंशावलियां, तीर्थ स्थानों की जानकारी का वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत है या जो लौकिक साहित्यिक स्रोत है। इन ग्रंथों में धर्म के बजाय किसका? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक विषयों का वर्णन मिलता है। कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक विषयों का वर्णन देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र, जो कि इसके उदाहरण दिए गए हैं, अर्थशास्त्र जो एक पुस्तक का नाम है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य, कौटिल्य, उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किसके ऊपर आधारित है ये? मौर्य काल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के ऊपर आधारित है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जो किसके ऊपर आधारित है? मौर्य काल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के ऊपर आधारित पुस्तक है। उसके बाद राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? कल्हण के द्वारा लिखित पुस्तक है, जो किसके बारे में बताती है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है। उसके बाद इंडिका, इंडिका किसके द्वारा? मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, जो कि कहाँ का? एक यूनानी लेखक था। उसके बाद जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल का विवरण करता है, कि जो इंडिका है, इंडिका जो पुस्तक है जो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है, उसने किसका वर्णन किया है? इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के काल का वर्णन किया है। उसके बाद बाणभट्ट का हर्षचरित्र, यानी कि हर्षचरित्र पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का और शासन का वर्णन किया गया है। उसके बाद दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो संगम साहित्य है, जो तमिल भाषा में लिखित है और दक्षिण भारत की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमें बताता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं। और वैदिक सभ्यता की जो हमारी आज की ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम आगे प्रत्येक वेद के बारे में गहराई से पढ़ेंगे, तो आप जुड़िएगा हमारी अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको इतिहास के बारे में अन्य प्रकार की जो जानकारियां है वो प्रोवाइड उस वीडियो में करवाएंगे। तो चलिए, तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।